नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है सम्मान। अरे ये अच्छा भला घर छोड़कर मायके में आकर बैठ गई है। कुछ तो शर्म है या नहीं। बेटी के शादी के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती है। इस तरह मायके में रहना शोभा नहीं देता। फिर मायके वाले कब तक तेरा बोझ उठाएंगे। चाची ने तंज कसा और चल गई। सुधा निशब्द बैठी थी, क्योंकि अब अपने अंतर्मन से लड़ रही थी। उनका मन कर रहा था कि जो भी फैसला लिया है वो सही है। एक फैसले से उसने अपनी आज संवार के लिया है। वो फैसले से खुश और संतुष्ट है। पर दुनिया वाले उसके फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी चाची, कभी दादी, तो कभी आस पड़ोस वाले आकर ताना दे ही जाते थे। वो ससुर मायके में रहती थी। सुधा अभी तक भी उलझन में थी कि वो क्या करे और किस पे अपना मन की बात कहे। माँ की अब उम्र हो चली, वो बीमार ही रहती थी। पापा भी जैसे तैसे घर चला रहे थे। छोटा भाई अभी बेरोजगार। घर की माली हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। ऐसे में उसका वापस मायके आना सभी को अखर रहा था। शादी के बाद बेटी का असली घर उसका अपना ससुराल ही होता है। वो मायके कभी कभी बुलावे पे ही जाती है, लेकिन यहाँ तो वो हमेशा के लिए ही आ गई है। ऐसे में उनका रहना मुश्किल हो रहा था। माँ पिताजी ने उसे बीए तक पढ़ाया, फिर अपनी ही जाति बिरादरी पे उनके लिए लड़का तलाशा। सुरेश प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसके घर में सास ससुर और दो ननद थी। सबका खर्च सुरेश ही उठा रहा था। सुरेश से उसकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। शादी उनके बजट से रुपए में ही की गई थी। सुरेश के घर वालों की कोई विशेष मांग नहीं थी। परिवार अच्छा जानकर पिताजी ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए थे। विवाह के बाद सुधा कई स्पर्श के लिए ससुराल की दहलीज तक आ पहुंची। ससुराल में उनका बड़े प्यार से स्वागत हुआ। शादी के 2 दिन हो गए थे और वो जानने को उत्सुक थी कि सुरेश उसे हनीमून के लिए कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन उसने फिर से पूछा तो सुरेश बोले कि हनीमून पे जाकर इतना पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा। माँ ने मना कर दिया है। अभी 2 बहनों की शादी भी करनी है, इसीलिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारे ऊपर अभी काफी जिम्मेदारी है, लेकिन ये दिन भी तो वापस नहीं आएंगे। हम आस-पास ही कहीं 2 दिनों के लिए जाकर आ जाते हैं। हनीमून तो कहीं भी कम खर्च में ही आ जा सकते हैं। लेकिन सुरेश ने उनकी बात अनसुनी कर दी। सुधा मन मार के रह गई। शादी के कुछ दिन बाद दोनों नंद कलेजा कॉलेज टूर पे ही जाने की तैयारी करने लगी तो सुधा की सास ने एक पल को हाँ कर दी। दोनों का खर्च भी काफी था। यह देखकर सुधा हैरान थी। जब उसके अपने पति से कहा तो वो भी अपनी माँ की तरह ही बोले। अब सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि जिस घर में वो आई है वहाँ सिर्फ एक बहू बनकर रहेगी, या बहू के पास ना घूमने फिरने का हक और ना ही अपनी मर्जी से कुछ लेने का। एक दिन सुधा अपने पति से कुछ सामान खरीदने के पैसे मांगे तो सुरेश ने कह दिया, अभी उसका हाथ तंग है। फिर अभी तो शादी हुई है, तुम्हें सामान और कपड़े की क्या ही जरूरत। सुधा बल मसोर कर रह गई, क्योंकि शादी में मिले कुछ सूट काफी भारी थे और उसे हल्का कपड़े लेने का मन था। दोनों नंदे कॉलेज जाती थी, नित नए शॉपिंग करती थी। मतलब उनके लिए रुपए पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन बहू कुछ मांगे तो सास भी झट से मना कर देती थी। धीरे धीरे सुधा की हालत बस एक नौकरानी की तरह हो गई थी। वो दिन भर घर का काम अकेले करती और रात को पति द्वारा दी गई शारीरिक पीड़ा को बर्दाश्त करती थी। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। सारे घर के लोग उस पर हुक्म चलाते थे। उसे सबके इशारों पे दौड़कर काम करना होता था। क्या शादीशुदा जिंदगी ऐसी होती है? और सबसे खुश नहीं थी और दिन रात की प्रताड़ना उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुरेश को उसकी माँ और बहनें भड़काती रहती तो उसके बहकावे में आकर वो उस पे हाथ भी उठाने लगा था। अपने आसमान को रोज बढ़ता देख वो छटपटाने लगी थी। जीवन की इतनी तकलीफें अब बर्दाश्त उससे नहीं हो रही थी। सुधा को एक दिन खबर मिली कि पापा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं, तो वो दौड़कर उनसे मिलने अस्पताल पहुंच गए और अगली सुबह आने का कहकर घर आ गई। घर आते ही पति समेत सभी ससुराल वाले उस पे भड़क गए। तू रात भर कहाँ गई थी? हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? हमारे घर की बहुएं यूं रात भर नहीं गुजारती है। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सास के मुंह से यह शब्द सुनकर सुधा चौंक गई। मम्मी जी, मैं आपको बताकर गई थी कि मैं पापा से मिलने जा रही हूँ और आप मुझ पे चरित्रहीन होने का दोष रोपण कर रही हो। सुरेश, आप क्यों कुछ नहीं बोलते? मैं मायके गई थी पापा की देखभाल के लिए। सुधा का गला कहते कहते बाहर आया। सुरेश चुपचाप
खड़ा था। ऐसे समय में सुरेश की चुप्पी सुधा को कचोट रही थी। दोषी की तरह कटघरे पे खड़ी कर दी गई थी और सबकी नजरें उसके सवाल कर रही थी। तूने मेरे ऑफिस से आने का इंतजार क्यों नहीं किया? तेरे पापा मर तो नहीं रहे थे? मर ही जाते तो तू क्यों उन्हें बचा लेती? अब तू पहले इस घर की चिंता किया कर, मायके वाले बाद में है। और हाँ, तू सिर्फ बताकर गई थी, पूछ कर नहीं गई थी। बताकर जाने में तेरी मर्जी थी और पूछ कर जाती तो मम्मी की मर्जी थी। इसलिए अपराध तो तुझसे हुआ है, इसलिए तू इस घर में नहीं रह सकती। सुरेश की बातें सुनकर सुधा के पैरों से तले जमीन खिसक गई। मैं भी ऐसे घर में रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे अपने अपराधी को चाहे जहाँ दोषी ठहराए, मेरे चरित्र पे लाछन लगाया जा रहा है। मुझे आत्मसम्मान में जीना है और मैंने अभी एक फैसला अपने आत्मसम्मान के लिए किया है। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो, मैं अपने जीवन से तुम्हें निकाल रही हूँ। अपना जरूरी सामान लेकर सुधा अपने पति का घर त्याग कर दिया। पापा बीमार थे तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो जब दोबारा ससुराल वापस नहीं गई तो घर में कोहरा मच गया। गरीब की बेटी वापस घर आ जाए तो मायके वाले की चिंता और बोझ दोनों ही पड़ जाता है। सुधा को इस सदमे से उभरने में काफी समय लग गया। सुरेश से तलाक के बाद उसने अपना जीवन नए शुरू से शुरू किया। अपनी आगे की पढ़ाई की और प्रतियोगी परीक्षा की थी, जिससे सफल होकर उसे बैंक में नौकरी भी मिल गई। वो घर की आर्थिक मदद करने लगी। छोटा भाई अखिल भी अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। उसकी उम्र ही अविवाह हो गई थी, लेकिन सबको सुधा की चिंता थी कि जीवन भर अकेले कैसे रहेगी। अखिल अब सुधा के लिए रिश्ते तलाशने लगे। ये सुनते ही सुधा ने कहा कि उसे अब शादी नहीं कर दी, वो अपना जीवन अकेले गुजार लेगी। अच्छी बात है, लेकिन जीवन सिर्फ अपने पैरों पे खड़े होने से नहीं चलता। जीवन साथी और परिवार तो सबको चाहिए। कल को मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने परिवार में व्यस्त हो जाऊंगी। मम्मी पापा की उम्र हो रही है, फिर मेरी शादी मेरी बहनों की मेरे देखभाल नहीं करेगी तो कौन करेगा? और मेरी शादी अच्छे से होगी, पर उनके लिए पहले जरूरी है कि आपकी शादी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी में सब लोग आपको ताना दे, तरह तरह के सवाल करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में मेरी दीदी खुश रहे और आत्मसम्मान के साथ मायके आए। भाई बोला। यह सुनकर सुधा सोचने लगी, अखिल सही कह रहा था। आत्मसम्मान तो हर जगह जरूरी है, चाहे वो ससुराल हो या फिर मायका। अब सुधा ने भी फैसला कर लिया था, वो दोबारा शादी करेगी और आत्मसम्मान के साथ मायके आएगी, ताकि कोई चाची रिश्तेदार और आस पड़ोस की उसकी बातें ना बना सके। अखिल ने सुधा के लिए वर तलाशने शुरू किया। काफी दिनों बाद भी कहीं रिश्ते नहीं बैठा। तभी एक दिन फोन की घंटी बजी। मैं नमन बोल रहा हूँ। मैं सुधा को कॉलेज के जमाने से पसंद करता हूँ और उसी के साथ बैंक में नौकरी करता हूँ। मुझे उसके पहले विवाह और तलाक की भी जानकारी है। मैं तुम्हारी बहन को हमेशा खुश रखूंगा, वो अपने घर में आत्मसम्मान के साथ जिएगी। ये सुनते ही अखिल खुश हो गया। उसने सबको घर में बताया और सुधा भी हाँ सुनकर दोनों का विवाह हो करवा दिया गया। आज अखिल की शादी थी। सुधा अपने पति के साथ पूरे आत्मसम्मान के साथ मायके आई थी। यह सब देखकर चाची रिश्तेदार और आस पड़ोसों की जुबान पे ताले लगे हुए थे, क्योंकि आज उसकी शादी हो गई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसी तरह की और सारी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।